बिहार विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है और इसी के मद्देनजर चुनाव आयोग की एक उच्च स्तरीय टीम अक्टूबर के पहले सप्ताह में बिहार का दौरा करेगी। सूत्रों के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में यह टीम 4 और 5 अक्टूबर को पटना में मौजूद रहेगी और 2 दिनों तक चुनावी तैयारियों की गहन समीक्षा करेगी। यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है और इसके पहले नए विधानसभा चुनाव कराना संवैधानिक रूप से आवश्यक है। चुनाव आयोग की यह परंपरा रही है कि किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले आयोग की टीम उस राज्य का दौरा करती है। इस दौरान वे वहां की राजनीतिक परिस्थितियां, प्रशासनिक तैयारियों, पुलिस व्यवस्था और मतदाता सूची की स्थिति का आकलन करते हैं। पटना में आयोग की यह टीम राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों, चुनाव अधिकारियों, पुलिस प्रशासन और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी। इन बैठकों में चुनावी सुरक्षा, मतदाता जागरूकता, आदर्श आचार संहिता के पालन और मतदाता सूची की पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इससे पहले 3 अक्टूबर को दिल्ली में भी एक अहम बैठक बुलाई गई है। इसमें बिहार चुनाव के लिए नियुक्त किए गए समान पर्यवेक्षकों, पुलिस पर्यवेक्षकों और व्यय पर्यवेक्षकों को विस्तृत ब्रीफिंग दी जाएगी। इन पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी होती है कि वे चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखें। बिहार जैसा बड़ा और राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य कई बार सुरक्षा और प्रशासनिक दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण माना जाता है। यही वजह है कि आयोग इस बार भी चुनाव प्रक्रिया में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहता। इस बार की चुनावी प्रक्रिया का एक अहम पहलू मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण भी है। लगभग 2 दशकों के बाद यह काम बड़े पैमाने पर किया गया है। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी, लेकिन इस प्रक्रिया पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि आयोग के इस अभ्यास से लाखों वास्तविक और पात्र मतदाता मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। विपक्षी दलों ने यह आशंका भी जताई है कि यह मतदाता सूची सरकार के पक्ष में तैयार की जा रही है, जिससे निष्पक्ष चुनाव पर सवाल खड़े होंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने विपक्ष के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी है। आयोग ने साफ किया है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा और किसी भी अपात्र व्यक्ति को इसमें शामिल नहीं होने दिया जाएगा। इस तरह से आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बिहार के चुनाव निष्पक्ष और विश्वसनीय हो। इस दौरे में चुनाव आयोग की टीम बिहार पुलिस, अर्धसैनिक बलों और केंद्रीय एजेंसियों से भी सुरक्षा प्रबंध पर चर्चा करेगी। संभावना है कि चुनाव में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की बड़ी संख्या में तैनाती की जाएगी ताकि मतदाताओं को बिना किसी भय के मतदान का अवसर मिल सके। बिहार में विधानसभा चुनाव हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा असर डालता है। इस बार भी राज्य में सत्ता के समीकरणों को लेकर जोर आजमाइश जारी है। महागठबंधन और एनडीए के बीच टकराव तेज होता जा रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग की भूमिका और भी अहम हो जाती है ताकि सभी दलों को बराबरी का मौका मिले और मतदाताओं का विश्वास बरकरार रहे। चुनाव आयोग के अधिकारी लगातार यह दोहराते रहे हैं कि बिहार में इस बार का चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराया जाएगा। मतदाता सूची का प्रकाशन, चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, सुरक्षा व्यवस्था और आचार संहिता के कड़े पालन पर आयोग जोर दे रहा है। आगामी दिनों में जैसे जैसे चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा होगी, राजनीतिक हलचल और भी तेज हो जाएगी। कुल मिलाकर 4 और 5 अक्टूबर को चुनाव आयोग की टीम का पटना दौरा बिहार की चुनावी तैयारियों का एक अहम पड़ाव है। यह दौरा न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बेहद अहम माना जा रहा है। आयोग की कोशिश यही होगी कि बिहार के विधानसभा चुनाव एक आदर्श लोकतांत्रिक उदाहरण बने, जहां हर नागरिक बिना किसी दबाव और भय के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। जहां तक बात महागठबंधन की है, तो चुनाव नजदीक आते ही महागठबंधन के भीतर मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर खींचतान तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव लगातार यह दावा कर रहे हैं कि विपक्ष भाजपा की तरह बिना चेहरे के चुनाव नहीं लड़ेगा और उन्हें ही गठबंधन का चेहरा घोषित किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर साफ बोलने से बच रही है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि अगर तेजस्वी का नाम पहले से घोषित कर दिया गया तो गैर यादव और कुछ पिछड़ी जातियां नाराज होकर दूसरी तरफ जा सकती हैं और यही वजह है कि पार्टी अभी सही समय पर फैसला करने की बात कह रही है। बिहार कांग्रेस प्रभारी ने भी यह दोहराया है कि फिलहाल गठबंधन के सभी दलों का ध्यान जनता के मुद्दों पर होना चाहिए, न कि चेहरे की घोषणा पर। तेजस्वी हालांकि दबाव बनाए हुए हैं। उन्होंने
उन्होंने हाल ही में कहा कि सीट बंटवारे के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा और वे किसी भी हाल में चेहरे के बिना चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह खुलकर उनके पक्ष में आ गए हैं। उन्होंने साफ कहा कि तेजस्वी ही महागठबंधन का चेहरा होंगे, क्योंकि वे विपक्ष के नेता हैं और पहले भी यह भूमिका निभा चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सामने चुनौती यह है कि यादव मुस्लिम वोट बैंक तो मजबूत है, लेकिन गैर यादव पिछड़े और अगड़ी जातियों के बीच अब भी जंगल राज की छवि उन्हें परेशान करती है और कांग्रेस इसे ध्यान में रखकर सावधानी से आगे बढ़ना चाहती है। ऐसे में यह साफ है कि आने वाले हफ्तों में महागठबंधन की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल न सिर्फ सीटों का बंटवारा होगा, बल्कि मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा भी होगी, जो बिहार के सियासी समीकरण को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकता है। इस बीच गठबंधन के अन्य सहयोगी दल जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का रुख थोड़ा अलग है। उनका मानना है कि संसदीय लोकतंत्र में चुनाव चेहरे से नहीं, मुद्दों से लड़ा जाना चाहिए। हालांकि वे भी मानते हैं कि अगर विपक्षी गठबंधन सत्ता में आता है तो तेजस्वी ही स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री होंगे। यानी बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन के भीतर असली परीक्षा सिर्फ सीट बंटवारे की नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा भी है। आने वाले दिनों में यही मुद्दा विपक्ष की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। अब अगर बात करें एनडीए की, तो एनडीए में सीट साझा करने का मामला लगभग तय हो गया है। सूत्रों के अनुसार भाजपा और जेडीयू के बीच सहमति बन गई है और जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि नई व्यवस्था के अनुसार जेडीयू लगभग 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि भाजपा 101 सीटों पर। यह आंकड़ा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भाजपा से कम एक सीट अधिक की मांग को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है। सूत्रों ने यह भी बताया कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को लगभग 20 सीटें मिल सकती हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा था कि उनकी पार्टी सीट साझा करने में सम्मानजनक संख्या से कम सीटों पर समझौता नहीं करेगी। भाजपा सूत्रों के अनुसार पासवान 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन संभवतः 20 से अधिक सीटें नहीं दे पाएगा। वहीं बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी तैयारियों को और तेज करते हुए बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने 45 स्पेशल नेताओं को बिहार भेजा है, जिन्हें चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। हर नेता को एक लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है और आने वाले दिनों में विधानसभा स्तर पर भी इन्हें तैनात किया जाएगा। औसतन हर नेता 6 विधानसभा क्षेत्रों को संभालेगा, ताकि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक सीधा तालमेल बना रहे। यह रणनीति पटना में हुई एक अहम बैठक में तय की गई। इन स्पेशल 45 नेताओं में कई राज्यों से बड़े चेहरे भी शामिल हैं। पार्टी का कहना है कि इन नेताओं की जिम्मेदारी केवल प्रचार तक सीमित नहीं है, बल्कि इन्हें स्थानीय कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, बूथ स्तर की संरचना मजबूत करना और हर सीट पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करना है। बीजेपी को भरोसा है कि इन स्पेशल 45 नेताओं की जमीनी मौजूदगी और संगठनात्मक अनुभव से बिहार का चुनावी समीकरण बदल सकता है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत। उन्होंने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च की और राज्य की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। इस मौके पर पटना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। दरअसल यह योजना पहले 22 सितंबर को शुरू होनी थी और तब केवल मुख्यमंत्री ही इसे लागू करने वाले थे, लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण भाजपा नेताओं ने सुझाव दिया कि अगर प्रधानमंत्री खुद इसमें शामिल होंगे तो महिलाओं के सशक्तिकरण का बड़ा संदेश जाएगा। योजना के तहत महिलाओं को शुरुआत में 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि वे खेती, पशुपालन, सिलाई बुनाई, हस्तशिल्प या छोटे उद्योगों जैसे काम शुरू कर सकें। खास बात यह है कि 6 महीने बाद अगर उनका काम अच्छा चलता है तो सरकार अतिरिक्त 2 लाख रुपए तक की मदद देगी। कुल 7,500 करोड़ रुपए की यह योजना महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल पर हमला बोला और कहा कि उस दौर में बिहार में लालटेन सरकार थी, जहां महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती थी। उन्होंने कहा कि सड़कें टूटी रहती थी, पुल और अस्पताल तक की सुविधाएं नहीं थी और बाढ़ आने पर गर्भवती महिलाएं समय पर अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती थी। प्रधानमंत्री ने यह भी दावा किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अब बिहार में कानून का राज है और बेटियां सुरक्षित होकर घर से निकल सकती हैं, यहां तक कि देर रात भी काम कर सकती हैं। हालांकि इस योजना पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने इसे चुनाव से पहले वोट की रेवड़ी करार दिया है।
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की गृह लक्ष्मी योजना की आलोचना करते रहे हैं, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन अब चुनाव के समय खुद बिहार में एक मुश्त 10,000 रुपए की मदद बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह हताशा का कदम है और बिहार की महिलाएं इसे अच्छी तरीके से समझती हैं। इस योजना के आलोचकों का तर्क है कि स्थायी विकास के लिए महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों की गारंटी चाहिए, न कि केवल एकमुश्त आर्थिक सहायता। दूसरी ओर इस योजना के समर्थकों का मानना है कि इस तरह की योजनाएं महिलाओं को अपना छोटा कारोबार शुरू करने में और परिवार की आय बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। लेकिन चुनावी समय को देखते हुए यह सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या यह योजना दीर्घकालिक बदलाव लाएगी या सिर्फ वोट हासिल करने का साधन बनेगी। रेवड़ी संस्कृति की यह बहस सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में यह मुद्दा चर्चा में है कि सरकारें क्या वास्तविक सुधार कर भी रही हैं या फिर सिर्फ चुनाव लाभ के लिए अस्थायी आर्थिक सहायता दे रही हैं। बहरहाल जो भी हो, फिलहाल बिहार चुनाव से इतना ही। आगे आयोग की तैयारियों, राजनीतिक दलों की रणनीतियों और मतदाता सूचियों को लेकर जो भी अपडेट आएगा, हम उन्हें आपके साथ लगातार साझा करते रहेंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि बिहार के सियासत में आने वाले दिनों में हलचल और भी तेज होने वाली है। धन्यवाद।